क्या आप जानते हैं कि जो भूटान है, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, वो अकेली ऐसी कंट्री है जो कि रिकॉग्नाइज़ नहीं करती है चाइना को। इसका मतलब ये है कि चाइना और भूटान के बीच किसी भी तरीके के फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं हैं और इस बात से जो इंडिया है वो बहुत खुश है। बट हम क्यों खुश हैं? इससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? लेट मी एक्सप्लेन। तो जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसे हम चिकन स्नैक के नाम से भी जानते हैं, ये एक नैरो स्ट्रेच है जो कि लोकेटेड है इन दी वेस्ट बंगाल। तो ये जो स्ट्रेच है ये कनेक्ट करता है इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को टू द रेस्ट ऑफ द इंडिया। इसका मतलब ये है कि अगर ये कॉरिडोर ना हो तो जो नॉर्थ ईस्ट है वो इंडिया से अलग हो जाएगा, उससे कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए ये जो कॉरिडोर है ये बॉर्डर शेयर करता है विद नेपाल, बांग्लादेश एंड किंगडम ऑफ भूटान। तो इसकी जो स्ट्रैटेजिकल पोजीशन है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि ये अकेला ब्रिज है जो कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं इंडिया के, उनको ज्वाइन करता है विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। और इसकी इसी स्ट्रैटेजिक इम्पॉर्टेंस की वजह से जो चाइना है वो हमेशा से ये चाहता था कि जो भूटान के पास ये सिलीगुड़ी कॉरिडोर का एरिया है वो उसके पास आ जाए। इसके लिए उन्होंने भूटान को बहुत सारे ऑफर्स भी दिए, मगर भूटान ने रिजेक्ट कर दिया। और भूटान के इसी रिजेक्शन की वजह से इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ है। बट भूटान ने इस ऑफ़र को क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेते तो उन्हें ज़्यादा एरिया मिलता, उन्हें ज़्यादा फ़ायदा होता। लेकिन उस लॉस को उन्होंने उठाया और इंडिया के साथ अपनी फ्रेंडशिप मेंटेन रखी। बट क्यों? इंडिया और भूटान के रिलेशंस इतने अच्छे कैसे हैं? भूटान को इंडिया से ऐसा क्या फ़ायदा है जिसकी वजह से वो चाइना को रिकॉग्नाइज़ तक नहीं करता? तो अब इस सब के बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में समझेंगे। तो मेरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को जानने के लिए। बट उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो अगर हम भूटान की बात करें तो जो भूटान है वो शुरू से ही आइसोलेशन के पाथ को फॉलो करता था। यानी कोल्ड वॉर के टाइम से ही जो पाथ भूटान फॉलो करता था वो था आइसोलेशन और नॉन अलाइनमेंट का। और ये जो नॉन रिकॉग्निशन की प्रॉब्लम है कि जो लैक ऑफ फॉर्मल डिप्लोमेटिक रिलेशंस है, वो सिर्फ चाइना ही नहीं है बल्कि भूटान जो है बाकी और जो परमानेंट नेशंस हैं ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उनको भी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जैसे कि फ्रांस, रशिया, यूके एंड यूएस। बट भूटान की ये जो स्ट्रैटेजी है विद चाइना, इससे चाइना को तो लॉस हो रहा है बट इंडिया को बहुत फ़ायदा हुआ। स्पेशली 2017 के अंदर जब जो डोकलाम स्टैंड ऑफ हुआ था बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उस टाइम पर जो है इंडिया को काफ़ी हेल्प रही थी। जी हाँ, मैं उसी स्टैंड ऑफ की बात कर रही हूँ जहाँ पर चाइना और इंडिया की जो आर्मी थी वो हाथों से लड़ रही थी। जो स्टैंड ऑफ हुआ था वो हाथों से एक दूसरे को मार रहे थे और किसी भी तरीके के फायर आर्म्स यूज़ नहीं हुए थे। उनके पास कोई भी बंदूक या फिर फायर आर्म्स थे ही नहीं। बट क्यों? इसका रीज़न है दी अग्रीमेंट साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना इन 1996 एंड 2005। तो जो 1996 का अग्रीमेंट है वो किस पर है? इट इज़ ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके रिगार्ड में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था। और इस अग्रीमेंट का जो आर्टिकल 6 सब क्लॉज 1 है वो ये कहता है कि किसी भी तरीके की डेंजरस मिलिट्री एक्टिविटी को प्रिवेंट करने के लिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके आसपास का जो एरिया है, जो इंडो चाइना बॉर्डर एरिया है, वहाँ पर ना तो इंडिया और ना ही चाइना ओपन फायर कर सकते हैं या फिर किसी भी तरीके का बायोडिग्रेडेशन कर सकते हैं या कोई और हजार्डस केमिकल्स को यूज़ कर सकते हैं या फिर ब्लास्ट ऑपरेशंस कंडक्ट कर सकते हैं, गन्स चला सकते हैं, एक्सप्लोजिव यूज़ कर सकते हैं। तो 2 किलोमीटर के अंदर अंदर, यानी जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके 2 किलोमीटर्स के अंदर अंदर किसी भी तरीके की ऐसी चीज़ें जो इसके अंदर गिवन है वो यूज़ नहीं की जा सकती। तो यही रीज़न था कि क्यों 2017 के अंदर हाथों से लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसमें दोनों ही साइड के जो मिलिट्री मैन थे उनकी डेथ हुई थी। और इस वजह से जो है, इस ट्रीटी की वजह से बहुत बड़ा जो है मेजर वॉर नहीं हो पाया, क्योंकि ये ट्रीटी बीच में थी। इसी वजह से ना चाइना ने ना इंडिया ने किसी भी तरीके के फायर आर्म्स को जो है यूज़ किया। बट अब इस सब से एक बात तो समझ में आ रही है कि ये डोकलाम का जो एरिया है, ये जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें, इस एरिया की बात करें, तो ये भूटान के अंदर है विद अ हाई प्लेट्यू एंड अ वैली। और ये कहाँ है, किसके बीच में है? इट लाइज बिटवीन चाइनाज चुम्बी वैली टू द नॉर्थ, भूटान्स हार डिस्ट्रिक्ट टू द ईस्ट
एंड इंडिया सिक्किम स्टेट टू द वेस्ट। अब अगर हम इस कॉरिडोर की बात करें तो स्ट्रैटेजिकली तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना और भूटान से जो है ये बॉर्डर शेयर करता है। लेकिन इसके अलावा इंडिया के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो रीजन है ये इंपॉर्टेंट है फॉर ट्रेड, कॉमर्स एंड टूरिज्म फॉर वेस्ट बंगाल, सिक्किम, असम, नेपाल, भूटान एंड बांग्लादेश। तो जो भी लैंड ट्रेड होता है बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट एंड द रेस्ट ऑफ द कंट्री, वो किसके थ्रू होता है? इसी कॉरिडोर के थ्रू होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉरिडोर है ये हब है ऑफ अ रेल एंड रोड नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करता है वेस्ट बंगाल एंड द रेस्ट ऑफ द इंडिया टू द नॉर्थ ईस्ट, विच इंक्लूड्स असम, नागालैंड एंड सिक्किम। इसके अलावा ये एरिया जो है ये हब है ऑफ द रेलवे नेटवर्क, जो कि कनेक्ट करता है टू द स्ट्रैटेजिक मिलिट्री फॉर्मेशंस अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। सो नाउ वी नो कि ये जो एरिया है वो इंडिया के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर ये एरिया ना हो तो इंडिया से जो उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वो अलग हो जाए। अब चाइना ये बात जानता है और इसीलिए बार बार वो इस एरिया को डिमांड करता है, क्योंकि अगर चाइना के पास ये जो एरिया है, जो डोकलाम एरिया है, ये कॉरिडोर है, वो चला गया तो इंडिया से उसके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो हैं वो अलग हो जाएंगे, चाइना के पास चले जाएंगे और इससे चाइना को बहुत फ़ायदा होगा। बट बीच में भूटान है और उसी की वजह से चाइना अपनी कोशिश जो है वो पूरी नहीं कर पा रहा। दो चाइना ने कई बार जो है भूटान को जो है कहा है कि वो एरियाज़ को स्वैप कर ले। जी हाँ, जो चाइना है उसने टेरिटरी स्वैप करने की बहुत कोशिश की, पर भूटान ने उनकी इस डिमांड को नहीं माना, भले ही इससे उन्हें लॉस उठाना पड़ा हो। जी हाँ, 1996 के अंदर जो चाइना था वो चाहता था कि जो वैली का नॉर्थ है, आपको मैप के अंदर दिख रहा होगा, ये जो नॉर्दर्न एरिया है टू भूटान, वो ये ऑफर कर रहे थे कि जो भूटान है वो इस एरिया को ले ले और बदले में जो वेस्ट के अंदर डोकलाम है वो चाइना को दे दे। और अगर ये डील हो जाती तो इससे भूटान को भी काफ़ी फ़ायदा होता, क्योंकि उन्हें ज़्यादा लैंड मिलती, ज़्यादा एरिया मिलती और जो भी उनके चाइना के साथ टेंशन्स थी इन रिलेशन टू बाउंड्रीज वो ख़त्म हो जाती। बट भूटान ने जो है साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे टेरिटरी स्वैप नहीं करनी, मेरे पास डोकलाम है और मैं उसे रखना चाहती हूँ। बट अगर ये स्वैप हो जाता, अगर भूटान उनकी कंडीशंस मान जाता, तो इससे इंडिया के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती, क्योंकि इससे क्या होता, चाइना को एक्सेस मिल जाता टू दी स्ट्रैटेजिकली सेंसिटिव चिकन नेक ऑफ द सिलीगुड़ी कॉरिडोर। बट क्योंकि भूटान ने जो है चाइना की ये जो डिमांड है वो नहीं मानी, उन्होंने कहा हमारे पास जो टेरिटरी है हम उसमें खुश हैं, हमें जो है एक्सचेंज नहीं करना। तो इससे चाइना का ऑब्वियसली लॉस हुआ, जो वो चाहते थे, जो उनका इंटेंशन था वो पूरा नहीं हो पाया। बट इससे चाइना शांत नहीं बैठा, वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके जो डोकलाम का जो एरिया है वो उनके पास आ जाए। और यही एक कोशिश उन्होंने 2017 के अंदर भी की थी, जब उन्होंने इंट्रूड किया था इनटू द डोकलाम प्लेट्यू विच इज़ क्लेम्ड बाय भूटान, जिसकी वजह से इंडिया और चाइनीज़ आर्मीज़ के बीच में स्टैंड ऑफ हुआ। बट आई वॉज थिंकिंग कि ये जो भूटान है वो इंडिया के साथ इतना फ्रेंडली क्यों है, इतने अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने की क्यों कोशिश कर रहा है, ऐसा चाइना से उसे क्या प्रॉब्लम है और इंडिया उसे ऐसा क्या दे रहा है। सो लेट मी टेल यू वन मोर इंटरेस्टिंग फैक्ट। जो भूटान है उसके पास कोई भी एयरफोर्स या फिर नेवी नहीं है, क्योंकि ये एक लैंडलॉक्ड कंट्री है। तो इसीलिए इंडिया जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर ट्रेनिंग भूटान्स मिलिट्री, सप्लाइंग आर्म्स एंड प्रोवाइडिंग एयर डिफेंस। और भूटान की जो मिलिट्री है, जो कि इंक्लूड करती है रॉयल भूटान आर्मी, रॉयल बॉडीगार्ड्स एंड रॉयल भूटान पुलिस, उन्हें सपोर्ट मिलता है फ्रॉम द इंडियन एयर फोर्सेस ईस्टर्न एयर कमांड। इसके अलावा जो भूटानीज आर्मी ऑफिसर्स हैं उन्हें ट्रेन किया जाता है एट इंडियन इंस्टीट्यूशंस, जैसे कि जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है और इंडियन मिलिट्री एकेडमी है, तो वहीं पर जो है भूटान की आर्मी को भी ट्रेन किया जाता है। सो नाउ वी नो कि जो भूटान है वो इंडिया को क्यों प्रोटेक्ट करता है, क्यों इतना पसंद करता है। बट इसकी शुरुआत हुई कैसे, ये जो रिलेशंस हैं वो अच्छे कैसे हुए, कहाँ से जो है इंडिया और भूटान फ्रेंड्स बन गए और भूटान जो है चाइनीज़ को जो है बिल्कुल पसंद नहीं करने लगा। तो इसके लिए हमें हिस्टोरिकली समझना होगा कि भूटान कैसे बना, कैसे इंडिया के साथ उसके रिलेशंस अच्छे हुए। तो अगर हम अर्ली मिडाइवल पीरियड की बात करें तो उस टाइम पर जो भूटान का एरिया था, इट वाज अ कलेक्शन ऑफ स्मॉल बुद्धिस्ट प्रिंसिपैलिटीज़ एंड ट्राइब्स। और अब क्योंकि ये जो डिफरेंट ट्राइब्स थी वो आपस में लड़ती रहती थी, तो फाइनली उनका यूनिफिकेशन हुआ इन 1616, जब तिब्बतन लामा ऑफ द ड्रुकबा कग्यू स्कूल से झदब्रोंग नगवांग नमग्याल जो थे वो भाग के आ गए फॉर पॉलिटिकल रीजंस।
और वो कहाँ पर आए, भूटान के अंदर आए फ्रॉम तिब्बत इन 1616। तो इसके बाद अगले कई सालों तक ये देखा गया कि जो भूटान है वहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी इस्टेब्लिश हो गई थी, वो रूल कर रहे थे। तो ये जो नगवांग है, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था अ डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो कि कंबाइन करता था रिलीजियस और सेक्युलर अथॉरिटी को। और उन्होंने कई सारी जो फोर्ट्रेस मोनेस्ट्रीज़ थी उन्हें कंस्ट्रक्ट कराया था। तो भूटान के अंदर हमें कई सारी मोनेस्ट्रीज़ मिलती थी जो कि सर्व करती थी एज एडमिनिस्ट्रेटिव एंड रिलीजियस सेंटर्स, एंड इट रिमेन सेंट्रल टू भूटान्स गवर्नेंस एंड कल्चर। बट जब 1651 के अंदर उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद वापस से भूटान के अंदर काफ़ी इंटरनल स्ट्राइफ और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं देखने को मिले, पर्टिकुलरली फ्रॉम तिब्बत एंड ब्रिटिश एम्पायर। बट फिर भी उन्होंने जो अपनी इंडिपेंडेंस थी वो मेंटेन रखी। एंड बाय लेट 19th सेंचुरी भूटान जो है वो फ्रेगमेंट हो गया था, बट गया था अंडर रीजनल लॉर्ड्स। और फाइनली 1907 के अंदर जो योगेन वांगचुक है, उनके काफ़ी एफर्ट से जो है वो पहले हेरिडिटरी किंग बन गए ऑफ भूटान। तो उन्होंने इस्टेब्लिश की वांगचुक डायनेस्टी, और इस यूनिफिकेशन की वजह से जो भूटान है वो सिंगल मोनार्क के अंदर आ गया एज अ यूनिफाइड स्टेट। बट उस टाइम पर जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडिया में आ चुके थे, और 1910 के अंदर जो भूटान है उसने साइन की एक ट्रीटी ऑफ पुनाखा विद ब्रिटिश इंडिया। तो इस ट्रीटी के अंदर क्या हुआ था, उन्होंने अलाउ किया था, ब्रिटिशर्स ने अलाउ किया था कि जो भूटान है वो कंटिन्यू कर सकता है अपना इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन वाइल सीडिंग फॉरेन पॉलिसी टू द ब्रिटिश। और इसके बाद जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली और ब्रिटिशर्स वहाँ से चले गए 1947 के अंदर, तो जो भूटान है उसने रीनेगोशिएट किया अपने रिलेशनशिप को विद इंडिया, और फाइनली 1949 के अंदर एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई बिटवीन भूटान एंड इंडिया। तो ये जो ट्रीटी है इसने इंश्योर किया कि जो भूटान है वो रिटेन करे अपनी इंडिपेंडेंस, और साथ साथ उसने अलाउ किया कि जो इंडिया है वो भूटान को गाइड करेगा फॉर इट्स फॉरेन पॉलिसी। और ये जो ट्रीटी थी वो सिर्फ फॉरेन पॉलिसी तक ही लिमिटेड नहीं थी, बल्कि इसका मतलब ये भी था कि जो इंडिया है वो कमिट कर रहा है कि वो सपोर्ट करेगा भूटान को इन केस ऑफ एक्सटर्नल अग्रेशन और थ्रेट। तो यानी जो इंडिया है वो सिक्योरिटी गारंटी प्रोवाइड कर रहा था भूटान को। इसके अलावा जो ट्रीटी थी इट प्रोवाइडेड फॉर फ्री ट्रेड एंड कॉमर्स बिटवीन द टू कंट्रीज़, यानी इंडिया और भूटान जो हैं वो फॉस्टर कर रहे थे इकोनॉमिक कोऑपरेशन को। तो इससे क्या हुआ, इस ट्रीटी से क्या हुआ, दे अलाउड द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस देयर बॉर्डर्स। सो स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो भूटान इम्पॉर्टेंट है ही उसकी लोकेशन की वजह से, लेकिन अगर ट्रेड एंड कॉमर्स की बात करें तो इस फ्रेंडशिप ट्रीटी की वजह से इंडिया और भूटान के बीच का जो ट्रेड है वो बहुत ही अच्छा है। अगर हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है। कई जगह तो अगर हम देखें तो कितने स्टेट्स के कंपैरिजन में इंडिया भूटान से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करता है एज़ कम्पेयर टू इट्स ओन इंडियन स्टेट्स। तो इंडिया और भूटान के बीच में जो अग्रीमेंट हुआ ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड ट्रांजिट, तो उसे पहली बार साइन किया गया था 1972 के अंदर, और फिर उसे जो है टाइम टू टाइम रिवाइज़ किया गया। जो रिसेंटली उसे रिवाइज़ किया गया था फॉर द 5th टाइम, इट वाज इन 2016। तो उस टाइम पे एक फ्री ट्रेड रेजीम जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी इन दोनों कंट्रीज़ के बीच में, और ये जो अग्रीमेंट है वो प्रोवाइड करता है फॉर ड्यूटी फ्री ट्रांजिट ऑफ भूटानीज एक्सपोर्ट्स टू दी थर्ड कंट्रीज़। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया इज़ भूटान्स टॉप ट्रेड पार्टनर बोथ एज एन इम्पोर्ट सोर्स एंड एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। और अगर हम 2014 से देखें तो इंडिया का जो ट्रेड है विद भूटान वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो गया है, फ्रॉम $484 मिलियन इन 2014 to $1422 मिलियन इन 2021 to 22, विच अकाउंट्स फॉर अबाउट 80% ऑफ भूटान्स ओवरऑल ट्रेड। और इंडिया के जो टॉप एक्सपोर्ट्स हैं, यानी इंडिया भूटान के पास सबसे ज़्यादा क्या भेजता है, पेट्रोल, डीजल, पैसेंजर कार्स, राइस, वुड चारकोल, सेल फोन्स, कोक एंड सेमी कोक, सोयाबीन ऑयल, एक्सकेवेटर्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड मोटर्स, पार्ट ऑफ टर्बाइंस, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, बिट्यूमेन। तो ये सब कुछ जो है इंडिया भूटान के पास एक्सपोर्ट करता है। दीज आर दी टॉप थिंग्स। और अगर हम इंपोर्ट की बात करें कि इंडिया भूटान से क्या इंपोर्ट करता है, तो वो है इलेक्ट्रिसिटी, फेरोसिलिको मैग्नीज, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्डमम्स, बेटल नट्स, ऑरेंजेस, सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ आयरन और नॉन अलॉय स्टील, बोल्डर्स एक्सेट्रा। और अगर हम इस साल की बात करें, फरवरी 2024 की बात करें, तो अभी तक इंडिया ने $76 मिलियन एक्सपोर्ट किए हैं और $27.3 मिलियन इंपोर्ट किया है फ्रॉम भूटान।
सो वी कैन सी कि कैसे जो भूटान है वो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है और जो इंडिया है वो भूटान के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये दोनों ही कंट्रीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है और उनकी ये दोस्ती चाइना को ज़्यादा पसंद नहीं आ रही। सो ऐसी और भी इंटरेस्टिंग एनालिसिस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।